हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम एडवांस अकाउंट्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बायबैक ऑफ द शेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हमारे पेपर में 4 to 8 मार्क्स का जनरली पूछा जाता है। या तो ये हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर इसके लिए एमसीक्यू भी पूछा जाएगा। तो अभी हमने अपनी क्लास में इसको बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कस किया था कि बायबैक ऑफ द शेयर्स होता क्या है, जहाँ पे हमने रिलायंस के मिस्टर अंबानी का और अडानी ग्रुप के मिस्टर अडानी जी का एग्जांपल लिया था कि इन दोनों को बायबैक क्यों करना चाहिए और ये लोग क्यों करेंगे। तो ये तो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो अभी तो यहाँ पे हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे, तो हम इसको एक नए पेज से रिवाइज करेंगे, एक नई फाइल से रिवाइज करेंगे। तो ये चैप्टर, ये वीडियो उन सब के लिए रेलिवेंट होने वाली है जिनका अटैम्प्ट जनवरी 26, मई 26, सितंबर 26 या उसके बाद भी है। आपने जहाँ से भी अपने ये रिवाइज किया है, चाहे आपने मेरे नोट से रिवाइज किया या फिर आपने मेरी क्लास ली है, तो आप ये खोल लीजिए, ये वाला नोट्स खोल लीजिए, या फिर आपने जहाँ से भी रिवाइज किया है आप वो वाले नोट्स को और वो वाले क्वेश्चंस बैंक को खोल सकते हैं। इस वीडियो में हम सारे कंसेप्ट्स को एज वेल एज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो अभी सबसे पहले शुरू होता है जी बायबैक ऑफ द शेयर्स। तो बायबैक ऑफ द शेयर्स बोलते किसको हैं? जब कंपनी अपने ही शेयर होल्डर्स को बोले कि मेरे शेयर्स मेरे को वापस कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर अंबानी बोले मेरे को, जैसे आई हैव अ रिलायंस का शेयर, तो मिस्टर अंबानी मेरे को बोलें कि भाई तेरे पास जो रिलायंस का शेयर है तुम वापस कर दो और उसके बदले में तुम पैसे ले जाओ। तो जनरली ये जो पैसे कंपनी देती है, इट इज़ मोर देन दी जो करंट में मार्केट वैल्यू शेयर की चल रही होती है। तो शेयर होल्डर्स को भी इंसेंटिव होता है कि यार अच्छी बात है, जितना जितना पैसा मेरे को मार्केट में बेच के नहीं शेयर का मिलेगा, उससे ज़्यादा तो मेरे को बायबैक में पैसा मिल जाएगा। तो इसलिए शेयर होल्डर्स भी खुशी खुशी बायबैक के लिए अपने शेयर्स दे देते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अपने शेयर्स बायबैक नहीं कर सकती। हमने पढ़ा था कि ऐसा क्यों है, वो क्यों नहीं कर सकती। हमने ये भी पढ़ा था कि कंपनियां क्यों बायबैक करती हैं। मोस्टली उनको डर होता है कि कहीं हमारी कंपनी का हॉस्टाइल टेक ओवर ना हो जाए, या फिर उनको पब्लिक की शेयर होल्डिंग रिड्यूस करनी होती है एंड प्रमोटर की शेयर होल्डिंग इंक्रीज करनी होती है। क्यों करनी होती है ये सब हम डिटेल में क्लास में पढ़ चुके हैं। बायबैक का जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 68 है आपके कॉर्पोरेट अकाउंट्स में। आप इसको डिटेल में प्रोविजंस पढ़ोगे, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वो कहते हैं देखो जी, बायबैक आप कहाँ से कर सकते हो? आप बायबैक कर सकते हो जी, तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। या तो कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट है, बहुत सारा कैश है, कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है तो उसके पास कैश का भंडार है, तो वो वहाँ से कर सकती है। या फिर अगर वो चाहे तो क्या कर सकती है, वो नए शेयर्स इशू करे और उन शेयर से जो पैसा आए वो पैसे को यूज करके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पैसा देके उनका शेयर वापस कर ले। सर फायदा क्या हुआ? नए शेयर्स भी इशू कर दिए, पुराने शेयर्स को पैसे भी दे दिए, तो ले दे के तो शेयर होल्डिंग वही रही ना। कई बार क्या होता है कि जो पुराने शेयर्स इशू हुए होते हैं उनमें कुछ टर्म्स ऐसी होती है जो कंपनी को लगता है यार ये अब अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि जो पुराने शेयर्स हों वहाँ पे शेयर्स को कहा, वहाँ पे शेयर होल्डर्स को कहा हो कि तुम्हारे एक शेयर के बदले तुम्हारे पास 2 वोटिंग राइट्स हैं। तो अभी कंपनी को लगता है यार अब थोड़ा ये ज़्यादा हो गया है, अब हमारी कंपनी बहुत अच्छी हो गई है, तो अभी एक शेयर के बदले में एक ही वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी, इन शेयर्स को बायबैक कर लेगी और ये शेयर्स नए इशू कर देगी और इनसे जो पैसा आएगा वो इनको देने के लिए यूज़ करेगी। तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 1 मिनट लगा के कि बायबैक क्यों होता है और कैसे होता है। तो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि एग्जिस्टिंग प्रॉफिट से कर सकते हैं या फिर नए शेयर्स इशू करके भी बायबैक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा कि अगर तुम नए शेयर्स इशू कर रहे हो तो तुमको सीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर तुम न्यू शेयर्स इशू कर रहे हो तो ही, और वो वाला पैसा तुम बायबैक में लगाओगे। पर अगर तुम एग्जिस्टिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी से शेयर्स बायबैक कर रहे हो तो तुमको सीआरआर बनाना पड़ेगा। तो ये वाले कंसेप्ट को एक फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है सीआरआर। तो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हर एक घर की या फिर हर एक अपार्टमेंट की जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उसकी एक फाउंडेशन होती है। जितनी बड़ी बिल्डिंग बनती है उससे उससे उतनी ज़्यादा गहरी उसकी फाउंडेशन होती है। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन होते हुए। तो हम कहते हैं कि जी इक्विटी शेयर्स जो वो है ना, वो हमारी कंपनी की फाउंडेशन है, क्योंकि सबसे पहले इक्विटी शेयर्स ही आते हैं कंपनी में, तभी कंपनी शुरू होती है। तो हमने कहा कि अगर हम अपनी फाउंडेशन को बायबैक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो हमारी फाउंडेशन में
जो ब्रिक्स लगी हुई हैं हमने उसको इक्विटी शेयर बोला। जो हमारी फाउंडेशन में ब्रिक्स लगी हुई हैं घर की, हमने उसको इक्विटी शेयर बोला। और इन केस अगर मैं उन इक्विटी शेयर्स को बाय बैक कर रहा हूँ, मतलब मैं अपनी फाउंडेशन में से वो ब्रिक्स को निकाल रहा हूँ, तो मेरी बिल्डिंग गिर सकती है या फिर मेरा घर गिर सकता है, क्योंकि मैं अपनी फाउंडेशन को हिला रहा हूँ। तो ये ब्रिक्स, तो मेरा घर या मेरा अपार्टमेंट की बिल्डिंग ना गिरे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन ब्रिक्स को जब निकालता हूँ ना, तो ये जो जगह वेकेंट होती है, यहाँ पे मैं एक ऐसा मलबा या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट या एलिमेंट डाल देता हूँ जो कल को जाके ब्रिक ही बन जाए। आपने सुना होगा कि आजकल जो स्टिचेस लगते हैं मेडिसिन में या हॉस्पिटल में, तो वो क्या होता है, वो डिसॉल्वेबल स्टिचेस होते हैं। अगर आपके किसी के नियर एंड डियर में किसी को कुछ स्टिचेस लगे हों, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि ये स्टिचेस तो बीच में ही डिसॉल्व होते हैं, आपको स्टिचेस निकलवाने आने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही मैंने भी एक ऐसा एलिमेंट उन ब्रिक्स को डाल दिया, ब्रिक्स की जगह पे डाल दिया, जो ब्रिक्स मैंने निकाली, जो कि ब्रिक ही बन जाएगा। वो उस एलिमेंट को बोला जाता है जी CRR। क्योंकि अगर यहाँ पे जब मैंने शेयर्स बाय बैक किया और मैंने ब्रिक निकाली, जब ब्रिक मैंने निकाली तो न्यू ब्रिक लगाई। जब मैंने न्यू शेयर्स इशू करके बाय बैक किया, तो जब मैंने ये ब्रिक निकाली, बाय बैक किया, तो इसी की जगह न्यू शेयर्स लगा दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यू शेयर इशू किए और पुराने बाय बैक कर लिए, बात खत्म हो गई। पर जब मैंने ये ब्रिक्स निकाली, जब मैंने शेयर बाय बैक किए और उसके अगेंस्ट में कोई भी न्यू शेयर इशू नहीं किया, तो मैंने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स होता है कंपनी से मतलब बाय बैक किया है, तो उस केस में मेरे को CRR बनाना पड़ेगा। CRR क्या होता है? CRR कुछ नहीं होता, एक तरह से एक एलिमेंट ही होता है जो कि आगे जाके मेरी ब्रिक बन जाएगा। मतलब CRR एक ऐसा रिजर्व है जो आगे जाके इक्विटी शेयर ही बनेगा, ताकि मेरी फाउंडेशन ना हिले। अब फाउंडेशन ना हिले क्योंकि इक्विटी शेयर्स हैं, अगर घर की फाउंडेशन हिल गई तो पूरा घर टूट सकता है। तो अगर मैं प्रैक्टिकली इसको देखूं, अपने कंसेप्ट वाइज देखूं, तो कहते हैं जी CRR हम बनाते क्यों हैं? वो कहते हैं हम CRR इसलिए बनाते हैं ताकि जो क्रेडिटर्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं उनको कंपनी पे ऑफ द कंपनी उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, जैसे कि घर को स्टेबिलिटी मिलती है फाउंडेशन से। तो कहते हैं इसीलिए हम CRR को बनाते हैं। तो इसीलिए CRR तब बनता है जब शेयर्स बायबैक हुए शेयर्स को कोई भी रिप्लेसमेंट शेयर नहीं मिलता। तो अगर उसको तो रिप्लेसमेंट शेयर मिल जाए तो वेल एंड गुड, नो CRR। बट अगर उसको रिप्लेसमेंट शेयर नहीं मिल रहा तो हमको CRR बनाना पड़ेगा। CRR बनाने की एंट्री क्या होती है? रिजर्व टू CRR। हम कोई भी प्रॉफिट्स में से वो CRR बनाते हैं। कितने अमाउंट का CRR बनाना चाहिए? तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या है? द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक। जितनी फेस वैल्यू जनरली क्या होता है कि फेस वैल्यू ऑफ द शेयर होती है जी 10 रुपए, पर उसका जो बायबैक प्राइस होता है वो होता है जी 15 रुपीज़। तो जब मैंने CRR बनाना है तो मेरे को उसकी फेस वैल्यू कंसीडर करनी है। मेरे को ये लेना देना नहीं है कि वो शेयर कितने पे बायबैक हुआ, हो सकता है वो 15 पे हुआ हो, 25 पे हुआ हो, 30 पे हुआ, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। फॉर द क्रिएशन ऑफ CRR मेरे को सिर्फ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर बॉट बैक ही देखनी है, और उसमें से मेरे को माइनस क्या कर देना है? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर जो कि फ्रेश इशू हुए हैं। यहाँ पे जो फ्रेश इशू हुआ है शेयर यहाँ पे, तो मेरे को उसकी फेस वैल्यू माइनस कर देनी है। फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर मैंने बायबैक किया है और 10 रुपए की ही वैल्यू का नया शेयर भी मैंने इशू कर दिया, तो मेरे को CRR बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पॉइंट ध्यान में रखने वाला क्या है जी? फेस वैल्यू देखनी है ऑफ द शेयर्स बॉट बैक, बायबैक प्राइस नहीं देखना। यहाँ पे भी फेस वैल्यू ऑफ द फ्रेशली इशूड शेयर्स। हो सकता है कि एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या है कि जी बायबैक हो रहा है 15 रुपए पे, फेस वैल्यू है मेरी 10, ठीक है जी। मैंने जो न्यू शेयर इशू किए उनकी फेस वैल्यू थी जी 10, बट इशू प्राइस क्या था? इशू प्राइस था जी फॉर एग्जांपल 20, 10 की फेस वैल्यू थी, सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने 10 मांगा, तो इस केस में मैं ये 10 कंसीडर करूंगा और ये 10 कंसीडर करूंगा, 20 कंसीडर नहीं करूंगा। सिर्फ फेस वैल्यू देखनी है, यहाँ गलती हो सकती है, प्लीज ध्यान रखना। इतने अमाउंट का आप लोग CRR क्रिएट कर दोगे। तो हमने बात करी कि CRR क्या होता है, एक तरह से एक एलिमेंट होता है जो कि आगे जाके आपका इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहते हैं जी CRR कैन बी यूज्ड
टू इशू द बोनस शेयर टू शेयर होल्डर। तो बोनस शेयर इशू कैसे होंगे, सीआरआर टू बोनस शेयर ये एंट्री डल जाएगी, एंड देन बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर एक ये एंट्री डल जाएगी। एट द एंड सीआरआर तुम्हारा इक्विटी शेयर में ही कन्वर्ट हो गया, जो कि हमने ऊपर बात करी थी। यहाँ पे जब मैंने ब्रेक्स निकाल ली और इसके सामने मैंने एक सीआरआर बना दिया, तो ये सीआरआर भी तो कल को जाके इक्विटी शेयर ही बना, तो मेरी फाउंडेशन में कोई इशू नहीं आया और मेरे क्रेडिटर और स्टेक होल्डर्स को भी कोई डर नहीं सताया। ठीक है जी। फिर अभी हमने यहाँ पे बात करी कि हो सकता है कि मेरी फेस वैल्यू 10 हो और 15 रुपए का मैंने बायबैक प्राइस रखा हो, क्योंकि मैंने अपने शेयर होल्डर्स को भी तो कुछ इंसेंटिव दूंगा ना कि भाई मेरे को मैं बायबैक कर रहा हूँ तो अपने शेयर्स मेरे को दे दो। तो ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपए मैं दे रहा हूँ शेयर होल्डर्स को, इसको बोला जाता है जी प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक। इफ द फेस वैल्यू इज 10 एंड द कंपनी हैज ऑफर्ड 25 फॉर द बायबैक, तो जो 15 रुपीज है इट इज द प्रीमियम, इट शुड बी रिटर्न ऑफ यूजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व। ये एक मैंने टेबल बनाया है, इसको ध्यान से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, क्योंकि आईसीएआई इसी को फॉलो करता है। आईसीएआई ने अलग क्वेश्चन में कभी कुछ ट्रीटमेंट करा होता है, कभी कुछ ट्रीटमेंट करा होता है, पर अगर आप इस टेबल को ध्यान में रख के जाओगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले कहता जी देखो, बोनस शेयर अगर कल को कंपनी बोलती है कि बोनस शेयर इशू करने हैं, तो तुमको शेयर कहाँ से इशू करने हैं। सबसे पहली प्रेफरेंस तुम्हारी रहनी चाहिए सीआरआर, क्योंकि सीआरआर का जन्म ही बोनस शेयर इशू करने के लिए हुआ है। देन सेकंड प्रेफरेंस तुम्हारी रहनी चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर फॉर एग्जांपल तुमको बोनस शेयर करने हैं 100 के, पर तुम्हारे पास सीआरआर सिर्फ 50 है, तो बाकी का जो 50 है वो तुमको सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज़ करना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम भी ख़त्म हो जाए तो तुमको बैलेंस तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में से यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है जी। देन सीआरआर, जो हमको सीआरआर बनाना है वो बनाना कहाँ से है। सीआरआर जो हमको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के लिए बनाना है वो बनाना कहाँ से है। तो कहता है देखो, तुम्हारी पहली प्रेफरेंस रहनी चाहिए रेवेन्यू रिजर्व और जनरल रिजर्व। फिर अगर फॉर एग्जांपल तुमको सीआरआर बनाना है 100 का, बट तुम्हारे पास रेवेन्यू रिजर्व या जनरल रिजर्व सिर्फ 80 का ही है, तो बैलेंस तुम 20 रुपये P&L से निकाल लेना। पर तुम्हारी पहली प्रेफरेंस जनरल रिजर्व या फिर रेवेन्यू रिजर्व ही रहनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 स्टार्स बनाए हैं। तो क्या कहता है अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया हुआ है एज वेल, then after creating the CRR from revenue reserve and general reserve P&L, give note at the end of the entry that we could have used security premium as well। तो क्वेश्चन में आईसीआई ने करा क्या हुआ है, कहीं कहीं आईसीआई ने रेवेन्यू रिजर्व और P&L को यूज़ किया है, कहीं कहीं आईसीआई ने रेवेन्यू रिजर्व और SPR को यूज़ किया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आईसीआई ने ये अप्रोच फॉलो करी है, बट उसने एक क्वेश्चन में रेवेन्यू रिजर्व और एसपीआर को यूज किया है P&L को होते हुए भी। तो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना कि देखो, इफ इन अ क्वेश्चन हमारे पास एसपीआर भी है एज वेल, देन आफ्टर क्रिएटिंग द सीआरआर फ्रॉम रेवेन्यू रिजर्व या जनरल रिजर्व या P&L, गिवन नोट, एंट्री के नीचे ही नोट दे देना कि भाई अगर तुम्हारे आंसर में तुमने एसपीआर से बनाया हुआ है, तो मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि ऑल्टरनेटिवली हम एसपीआर भी यूज कर सकते थे सीआरआर बनाने के लिए। एंट्री के नीचे नोट दे देना, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन मत देना, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने वहां पे तुम्हारा एंट्री गलत कर दी तो वो ऊपर जाके एंट्री ठीक करेगा, क्योंकि तुम्हारा नोट नीचे दिया हुआ है तो बहुत कम चांस होता है। तो इससे अच्छा तुम वो गलत करने के पहले ही उसको दिख जाए कि अच्छा बच्चे को पता है कि एसपीआर से भी सीआरआर बना सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर तो सिर्फ वो ही देखेगा जो आंसर बुकलेट में लिखा हुआ है, जो कि उसको आईसीआई ने आंसर लिख के दिया है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था सीआरआर वाला। एक है जी जो प्रीमियम, ये जो हमने एक्स्ट्रा 15 रुपए दिए हैं, कहते इसको भी तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो इसको कहाँ से राइट ऑफ करें, कहते देखो पहले तो एसपीआर से कर लेना। पहली प्रेफरेंस तुम्हारी एसपीआर रहेगी, फिर तुम्हारी रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व रहेगी, फिर P&L रहेगी। यहाँ पे भी एक स्टार मैंने लगा के दिया है, वो मैं क्या कहता हूँ, कहता देखो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स दोनों का बायबैक हो रहा है और दोनों में प्रीमियम है तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम तुम इक्विटी शेयर्स के प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए यूज करना, फिर प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। तो इन सच केस एसपीआर
towards the writing of the premium on the equity share. First use SPR towards writing of the premium on the equity share buyback and then towards the premium on preference share redemption. अगर हम equity shares को बायबैक इक्विटी शेयर्स अगर हम वापस बुला रहे हैं तो उसको बोला जाता है बायबैक. अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स को वापस बुला रहा हूं तो उसको बोला जाता है जी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पे हो गया. नेक्स्ट वो क्या बोलता है कि अभी हम अकाउंटिंग शुरू करेंगे अपनी, तो उससे पहले कुछ चीज़ें ध्यान रख लें. वो कहता क्या कहता, देखो बायबैक तुम कहाँ से कर सकते हो, फ्री रिजर्व से तुम्हारे पास पैसा पड़ा हुआ तुम वहाँ से कर सकते हो, तुम एसपीआर से कर सकते हो, या फिर तुम लोग कोई नया शेयर या सिक्योरिटी इशू कर सकते हो. ये एक पॉइंट मैंने एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से दिया कि बायबैक तुम तभी कर सकते हो अगर तुम्हारा आर्टिकल परमिट करता है और तुम्हारा स्पेशल रेगुलेशन पास है. वैसे ये लॉ में आप पढ़ोगे इसको डिटेल्ड में. बट वो कहता अबव कंडीशन तुम फॉलो ना भी करो तो भी चल जाएगा, प्रोवाइडेड दैट जो तुम्हारे अमाउंट ऑफ द बायबैक है ना वो 10% से कम है. किसका? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का. क्या कहता है? कहता देखो अगर तो तुम्हारे पास पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 और तुम्हारे पास फ्री रिजर्व्स हैं 50 और मैं बायबैक करने आया हूँ सिर्फ कितने अमाउंट का, सिर्फ मैं कहता हूँ जी मैं सिर्फ 10 रुपये का मैं बायबैक करना चाहता हूँ. तो वो क्या कहता देखो 100 प्लस 50 कितना हो गया 150, इसका 10% कितना हो गया 15. तो कहता अगर तुम 15 से नीचे तक का बायबैक करते हो तो तुम ये वाली, अगर तुम्हारे आर्टिकल में नहीं भी लिखा बायबैक की परमिशन नहीं भी है तो भी तुम कर सकते हो, और अगर स्पेशल रेगुलेशन तुमने पास नहीं भी किया तो भी तुम बायबैक कर सकते हो. पर अगर तुम बायबैक करना चाहते हो 18 या 19 रुपए का तो तुमको आर्टिकल में परमिशन होनी चाहिए और तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए. ये सिर्फ एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड आपको लॉ में, कॉर्पोरेट लॉ में आराम से आप लोग इसको पढ़ लोगे. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे क्वेश्चन अक्सर बनता है बायबैक का वो है जी हमारे 3 टेस्ट्स, जो कि हमको 3 टेस्ट करने हैं. किसके लिए हमको ये टेस्ट करने हैं? हमको पता लगाने के लिए भाई मैं कितने शेयर्स का बायबैक कर सकता हूँ. यहाँ तो हमने पढ़ लिया बायबैक होता है वो सब ठीक है, बट कितना कर सकता हूँ, कुछ कैप तो होगा ना कि भाई मैं कितना बायबैक कर सकता हूँ. तो वही ये सारी चीज़ें वो इस टेस्ट में हमको जो आने वाले 3 टेस्ट हैं उसमें पता लगेंगी. तो ये तीनों टेस्ट कौन से हैं जी? सबसे पहला टेस्ट आता है जी हमारे पास रिसोर्स टेस्ट, देन शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, देन हमारे पास आता है जी डेट इक्विटी टेस्ट. इन तीनों टेस्ट को सेटिस्फाई करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम कितने शेयर्स बायबैक करने के लिए एलिजिबल हैं. तो सबसे पहला टेस्ट करते हैं जी रिसोर्स टेस्ट. रिसोर्स टेस्ट के नाम से पता चल जाता है कि रिसोर्स के बारे में बात कर रहा है. कंपनी का रिसोर्स क्या होता है? कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं जी उसके एसेट्स, कितना पैसा है. पर यहाँ पे रिसोर्स टेस्ट को याद रखने के लिए हमको ये मानना है कि हमारे रिसोर्सेज हैं जी शेयर होल्डर फंड. जनरली शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. ठीक है, पर सिर्फ इस टॉपिक के लिए बायबैक के रिसोर्स टेस्ट के लिए हमारे शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है? ये सब शेयर होल्डर फंड इंक्लूड्स व्हाट? पेड अप कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस पेड अप कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व. फ्री रिजर्व में क्या आता है आपका? P&L, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व्स, यही 3 आपके फ्री रिजर्व्स हैं. प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट. अगर आपके पास कोई कैपिटल रिजर्व दिया हो, कोई और इसॉप रिजर्व दिया हो, या फिर कोई और XYZ तरह का रिजर्व दिया हो, वो आपके शेयर होल्डर फंड का पार्ट नहीं बनेगा. फॉर ओनली दिस पर्पस, रिसोर्स टेस्ट के पर्पस के लिए क्या क्या बनेगा? पेड अप कैपिटल ऑफ इक्विटी, पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स. फ्री रिजर्व आपके हैं P&L, रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व माइनस एनी फिक्टिशियस एसेट अगर आपको दिए गए हैं. तो ये हमारा हो गया जी शेयर होल्डर फंड. वो शेयर होल्डर फंड में क्या कहता है तुम्हारे पास रिसोर्सेज. रिसोर्स टेस्ट का मतलब क्या है? कहता तुम्हारे पास बायबैक करने के लिए रिसोर्सेज कितने हैं. तुम सिर्फ 25% ऑफ
योर शेयर होल्डर फंड ही यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा तुम बायबैक के लिए यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास पहले तो ये शेयर होल्डर फंड आ गया टोटल, फिर हमको करना है इसका 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड। फिर जो ये वाला अमाउंट आया इसको हम डिवाइड करेंगे बाय बैक प्राइस से। बाय बैक प्राइस फॉर एग्जांपल अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 है तो उसका बाय बैक प्राइस 15 हो सकता है, 25 हो सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको निकालना है शेयर होल्डर फंड। ठीक है जी, शेयर होल्डर फंड आ गया। फिर उसका करना है 25%, हमने उसका 25% भी कर लिया, हाँ जी कर लिया। फिर थर्ड में हमको क्या करना है कि ये जो 25% करके जो ऊपर अमाउंट आई है ना मेरे पास, इसको डिवाइड करना है बाय बैक प्राइस से, फेस वैल्यू से नहीं, बाय बैक प्राइस से। बाय बैक प्राइस हमारा फेस वैल्यू से ज़्यादा ही होगा, तो इसको इससे डिवाइड कर देना है। तो हमको पता लग जाएगा कि भाई मैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स को बाय बैक कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा पहला टेस्ट आ गया, रिसोर्स टेस्ट। इसको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, बहुत डिटेल में हमने क्लास में पढ़ा है। रिसोर्स टेस्ट, ठीक है जी। सेकंड टेस्ट क्या है जी, शेयर आउटस्टैंडिंग। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट नाम से क्या पता लग रहा है कि ये कहीं बात कर रहा होगा कि तुम्हारे जितने शेयर आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स कौन से होते हैं, जो शेयर इशू किए होते हैं कंपनी ने। तो वो क्या कहता नंबर, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ शेयर विच कुड बी बॉट बैक दे आर, तुम कितने शेयर्स बाय बैक कर सकते हो, दैट शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। अगर तुमने टोटल शेयर्स आज के टाइम पे इश्यूड, टोटल इश्यूड शेयर्स तुम्हारे पास 100 हैं, तो तुम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 शेयर्स ही आज के टाइम पे बाय बैक कर सकते हो फॉर टाइम बीइंग। हो सकता है तुम आने वाले टाइम में 25 और कर लो, हो सकता है तुम और कर लो, बट फॉर टाइम बीइंग तुम सिर्फ 25 शेयर ही बाय बैक कर सकते हो, दैट इज 25% ऑफ योर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स। इसको बोला जाता है जी शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। नाउ थर्ड टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, डेट इक्विटी टेस्ट। इसका अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि डेट इक्विटी टेस्ट के अकॉर्डिंग बताओ कि कितने शेयर्स तुम बाय बैक कर सकते हो। तो वो क्या कहता है देखो, तुम्हारा जो डेट टू इक्विटी शेयर का टेस्ट का नाम क्या है, डेट इक्विटी टेस्ट। तो कहता है तुम्हारा डेट और इक्विटी का जो रेशियो है ना, वो 2:1 ही होना चाहिए, इससे नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी में शेयर होल्डर्स का 1 रुपया लगा हुआ है ना एज अ इन्वेस्टमेंट, तो तुम उसके अगेंस्ट में डेट सिर्फ 2 रुपए का ही उठा सकते हो। तुम 3 रुपए का डेट नहीं उठा सकते। तुम ये नहीं कह सकते कि तुमने 1 रुपया लगाया हुआ है और बाहर से तुम 3 रुपए उठा लो। तो अगर तुम 3 रुपए उठाओ, 4, 5, तो क्या इससे इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने तुमको डेट दिया है, जिन्होंने तुमको लोन दिया, क्या उनका कॉन्फिडेंस शेक नहीं हो रहा? तुम खुद सोचो ना, आज अगर तुम 1 रुपया लगा के अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हो और बाहर वाले से तुम जाके मांग रहे हो 3 रुपए, 4 रुपए, तो कहेगा ना भाई तुम अपने पैसे क्यों नहीं लगा रहे, बाहर से क्यों उठा रहे हो? तो इसीलिए डेट इक्विटी का मतलब क्या होता है कि तुम्हारी जो रेशियो है डेट अपॉन इक्विटी, वो 2:1 से कम नहीं होनी चाहिए। 1:1 होगी चलेगी, 1.1:1 होगी चलेगी, 1.8:1 होगी चलेगी, पर 2:1, 2.2:1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 2:1 की ही रेशियो होनी चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो शुड बी मैक्सिमम 2:1। तो हमने कहा सर ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारे पास डेट का मतलब क्या है। डेट का मतलब है जी लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि शॉर्ट टर्म डेट एंड लॉन्ग टर्म डेट, इसका टोटल आ गया जी आपका डेट। और शेयर होल्डर फंड तो हमको पता ही है क्या होता है, तो शेयर होल्डर फंड यही वाला आ गया। तो हमको यहाँ से पता लग जाएगा कि भाई कितना अमाउंट मैं बायबैक कर सकता हूँ। तो वही क्या बोल रहा है, कहता तुमने यहाँ से तुमको डेट दिया होगा, ठीक है, तुमने यहाँ से निकाल लिया, तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। यहां से तुमको ये पता लग जाएगा इस रेशियो से कि तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना होना चाहिए।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना होना चाहिए, आ गया जी 100। फॉर एग्जाम्पल इस रेशियो को सॉल्व करके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेट 200 का था, ये मेरे को x ले लिया 2:1, तो मैंने ले लिया जी अच्छा 100 होना चाहिए मेरा डेट टू इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक। कहता भाई बायबैक करने के बाद तुम्हारा डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए और उसमें से तुम्हारे पास जो शेयर होल्डर फंड है वो 100 होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। पर मेरे पास जब मैंने अपनी बैलेंस शीट देखी तो मेरे पास शेयर होल्डर फंड पड़ा था 250। तो इसका मतलब ये है ना कि 250 मेरे पास पड़ा है, 100 मेरे पास मिनिमम होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 150 का मैं इक्विटी शेयर होल्डर फंड यूज कर सकता हूं बायबैक के लिए। इसका मतलब तो यही हुआ। तो वो यहाँ पे क्या कहता है, कहता तुमने यहां से निकाल लिया तुम्हारा शेयर होल्डर फंड कितना होना चाहिए, फिर तुम आ जाओ द अमाउंट विच शुड बी यूज्ड फॉर बायबैक में। वो कहता तुम्हारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फंड, जैसे जहां पे मैंने लिया 250 माइनस शेयर होल्डर फंड टू बी मेंटेन्ड, जो कि यहां से आ गया 100। और तो इससे मेरे को पता लग जाएगा जी मैक्सिमम अमाउंट जो कि मैं बायबैक के लिए यूज कर सकता हूं। यहां पे डेट इक्विटी रेशियो में, डेट इक्विटी टेस्ट में जो ये 150 आया है ना, ये 150 का 150 तुम्हारा किस चीज के लिए यूज होने वाला है, ये तुम्हारा जो 150 है ना, इट विल बी यूज्ड फॉर योर बायबैक प्राइस के लिए, तुम्हारे बायबैक के लिए। बायबैक मतलब तुमको जो शेयर होल्डर को पैसा देना है उसके लिए, प्लस तुम्हारा सीआरआर क्रिएट करने के लिए भी यही वाला पैसा यूज होगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम अमाउंट फॉर बायबैक एंड सीआरआर क्रिएशन। ये क्यों होता है ये हमने बहुत डिटेल में करा है कि क्यों होता है, पर अभी हम फटाफट इसको करने के लिए क्या कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि मैं इसको डिटेल्ड में समझाऊं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो कि नहीं सर इसको आप डिटेल्ड में एक 5-6 मिनट का 10 मिनट का वीडियो बना के डाल लो कि हम इसको ऐसे क्यों बना रहे हैं। ठीक है, बट रिवीजन में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कुछ लोग एग्जाम से पहले भी इसको देख रहे होंगे। तो मैक्सिमम अमाउंट फॉर बायबैक एंड सीआरआर के लिए ये है। तो कहता है ये जो तुम्हारा 150 आया है ना, ये तुम्हारा बायबैक और सीआरआर दोनों के लिए अमाउंट है। तो कहता फिर हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने बायबैक कर सकते हैं हमारे इस पर डेट एंड इक्विटी। वो कहता मैक्सिमम अमाउंट फॉर बायबैक एंड सीआरआर क्रिएशन जो ये है हमारे पास, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर प्लस बायबैक प्राइस ऑफ ईच शेयर। इसका मतलब है कि ये वाला फेस वैल्यू तुम्हारे लिए सीआरआर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि सीआरआर जो क्रिएट होता है वो फेस वैल्यू पे क्रिएट होता है। हमने यहाँ पे ऊपर देखा था फेस वैल्यू सीआरआर क्रिएट करने के लिए, और बायबैक प्राइस जो कि मेरे को शेयर होल्डर को देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा 150 आया, ठीक है, 150 इज माई टोटल अमाउंट जो कि मैं यूज कर सकता हूँ बायबैक के लिए, और मेरा फेस वैल्यू था 10 और मेरा बायबैक था 15। ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू मेरा 10 है, बायबैक प्राइस मेरा 15 है, तो 150 डिवाइडेड बाय 25, तो आई थिंक ये 6 आता है। 150 डिवाइडेड बाय 25 6। तो इसका मतलब है कि मैं टोटल 6 शेयर्स बायबैक कर पाऊंगा। तो अगर आप यहाँ पे भी देखो, अगर मैं 6 शेयर्स को बायबैक कर रहा हूँ तो मैं शेयर होल्डर को कितना पैसा दूंगा, 15 रुपए दे रहा हूँ पर शेयर, बायबैक प्राइस इतना, तो कितना हो गया 90। और अगर 6 शेयर में बायबैक कर रहा हूँ और इसके अगेंस्ट में अगर मैं सीआरआर बना रहा हूँ तो सीआरआर बनेगा फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू आ गई 60, तो दिस बिकम्स माई 150। तो 150 का ही टोटल अमाउंट मैंने यहाँ निकाला था और यही टोटल अमाउंट जो कि मैं यूज कर रहा हूँ अपने बायबैक एंड एवरीथिंग के लिए। तो ये आपके 3 टेस्ट थे। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और डिटेल्ड में जानना है तो मैं ये तीनों टेस्ट को डिटेल में भी डाल दूंगा, पर मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपको ये चाहिए। देन एक ये आपको ये एक एमसीक्यू पर्सपेक्टिव के लिए लिखा हुआ, कहता है जी बायबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। मैंने कहा ठीक है। फिर अब हम एंट्रीज पे आ गए, कहता देखो अकाउंटिंग फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमने ऊपर देखा कि इक्विटी शेयर के को बायबैक बोला जाता है और प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन बोला जाता है। तो सबसे पहले देखो इन दोनों की एंट्रीज बिल्कुल सेम है, चाहे आप बायबैक की डाल लो चाहे आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की डाल लो। इनमें 4 तरह की एंट्रीज आती हैं। सबसे पहले बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर में सबसे पहले तो आपका इक्विटी शेयर आपको कैंसिल करनी है और आपको इक्विटी शेयर्स को उसको ड्यू करवाना है। तो जब मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल करा,
फॉर एग्जांपल मेरी जो फेस वैल्यू थी वो 10 थी, बायबैक मैं कर रहा हूँ 15 पे, तो 5 रुपये मेरा प्रीमियम आ जाएगा। तो ये एंट्री यहाँ पे डल जाएगी, जो कि मैंने ऊपर भी इनका एग्जाम्पल लिया। तो सबसे पहले मैं अपनी शेयर कैपिटल को कैंसिल करता हूँ और उसको ड्यू करवाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा चलो ड्यू करवा दिया, अच्छा चलो पैसे भी पे कर ही देता हूँ कि काम खत्म करो ना यार शेयर होल्डर्स का। फिर ये जो ऊपर प्रीमियम आया था इसको राइट ऑफ करता हूँ। कैसे राइट ऑफ करता हूँ, ये हमने समरी देखी है प्रीमियम को राइट ऑफ करने की। देन प्रीमियम राइट ऑफ कर लिया, फिर मैं देखता हूँ कि यार सीआरआर बनाने की जरूरत है, अगर तो जरूरत है तो सीआरआर बना देता हूँ। तो क्या चार एंट्रियां क्या हैं? सबसे पहले मैं अपनी शेयर कैपिटल को कैंसिल करता हूँ और अपने शेयर होल्डर्स को ड्यू करवाता हूँ कि भाई लो पकड़ो, तुम्हारा तुमको पैसे देने वाला हो गया मेरा। फिर मैं कहता हूँ ड्यू हो गया, चलो शेयर होल्डर्स को पेमेंट भी कर देते हैं, बात खत्म करो। फिर ऊपर की एंट्री में जो तुमने प्रीमियम बनाया होगा, अगर प्रीमियम पे तुम शेयर बायबैक कर रहे हो और मोस्टली प्रीमियम पे ही होता है, तो प्रीमियम को राइट ऑफ कर लो, ठीक है। और देन फोर्थ में अगर तुम्हारा कोई सीआरआर बनने वाला है तो सीआरआर बना दो। ये तुम्हारी चार एंट्रियां हैं, इस चार के अलावा कोई और एंट्री आएगी नहीं बायबैक में। तो ये बायबैक की चार एंट्रियां हो गई। फिर तुम देख लो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में, इसमें भी यही है, कैंसिल कर दिया सबसे पहले। यहाँ रिडम्पशन में तुम लोग लिखोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यहाँ पे हम इक्विटी शेयर होल्डर नहीं लिखते, याद रखना, क्योंकि इक्विटी शेयर बायबैक लिखते हैं। इक्विटी शेयर जब हम लोग सबसे पहले इशू करते हैं ना, तो हम ये मानते हैं कि ये हमेशा चलते ही रहेंगे, इनका कोई रिडम्पशन या बायबैक का कोई इंटेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हम शेयर होल्डर्स को इसको ड्यू नहीं करवाते, बट प्रेफरेंस शेयर की नेचर ही रिडम्पशन वाली होती है, प्रोवाइडेड दैट कि वो रिडीमेबल हो। अगर वो इरिडीमेबल है तो डिफरेंट बात है, बट हम जनरली यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखते हैं, पर यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर नहीं लिखते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पे शेयर कैपिटल को कैंसिल कर दिया, पेमेंट टू शेयर होल्डर कर दी हमने, जैसे हमने यहाँ ऊपर करी थी ये वाली। फिर हमने प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया, फिर हमने सीआरआर को बना दिया। सीआरआर कितने पे बनाया? फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर पे बनाया, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जो कि यहाँ पे तो वैसे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, बट ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो कि एक क्वेश्चन में आपके दी गई हैं, तो ये मैंने आपके नोट्स में डाल दी। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या है, कहता है जी देखो, एक एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन का एक कंसेप्ट होता है। इसमें क्या होता है कि कंपनी ना अपने एम्प्लॉयज़ को ना शेयर बांटती है, तो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेशन रहती है कि भाई कंपनी के बारे में हमको सोचना है, अगर हम कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो हमको मोटिवेशन आएगी, हमारे शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसलिए उनको एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन दिए जाते हैं कि भाई तुम ले लो। तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 2020 में कंपनी ने एम्प्लॉय को बोला कि भाई 2024 में ना मैं तेरे को 100 शेयर दूंगा 20 रुपये पे, फॉर एग्जांपल। तुम तब जितना भी कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा होगा, नो मैटर व्हाट, पर तुम 100 शेयर मेरे से ले लेना 20 रुपये पे। तो एम्प्लॉय तो खुश हो जाएगा, क्योंकि आज ही इसका शेयर 35 रुपये पे चल रहा है। अगर 2020 में कंपनी का शेयर 35 रुपये में चल रहा है, तो ऑफकोर्स सी बात है भाई 4 साल बाद 35 का 50 हो जाएगा या 40 हो जाएगा, जो भी शेयर का प्राइस हो जाएगा। पर कंपनी ने कहा कुछ भी हो जाए तुम मेरे से 20 रुपये में ले जाना शेयर। तो फॉर एग्जांपल, और इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय 4 साल टिका रहता है कंपनी के पास और मोटिवेशन से काम करता है कि भाई अगर कंपनी का शेयर जितना बढ़ेगा मेरे को उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये सब करते करते 2024 आ गया और कंपनी के शेयर का प्राइस हो गया जी 50 रुपये। तो उस दिन एम्प्लॉय गया, कहता है ये लो 20 रुपये और मेरे को शेयर दो। तो कंपनी अपने प्रॉमिस पे खड़ी होगी और वो उसको एक शेयर दे देगी, 20 रुपये ले लेगी। पर कंपनी के शेयर का प्राइस कितना चल रहा है? 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ चल रहा है। तो इसका मतलब है कि क्या 30 रुपीज़ का घाटा हो गया कंपनी को कि भाई 20 रुपये दे गया, सामान ले गया 50 का। तो पर कंपनी ने तो खुद ही ऑफर किया था ना। तो इस चीज़ के लिए कंपनी क्या करती है कि जिस दिन उसको ऑफर करती है ना शेयर्स, उसी दिन से लेके और जिस दिन तक वो शेयर ले सकता है वहां से लेके वहां तक वो क्या बनाते हैं, वो एक ईसॉप रिजर्व बनाना शुरू कर देते हैं, खर्चा बुक करना शुरू कर देते हैं। तो कंपनी क्या है 2020 में 2021, 22, 23 में तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इसका जो ऑलरेडी जो उसको 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो उस कंपनी को घाटा हो रहा है ना, ये ऑलरेडी अपनी बुक्स में उसको एडजस्ट कर चुकी है। वो हर साल कुछ कुछ अमाउंट डाल के ईसॉप रिजर्व में या ईसॉप एक्सपेंस, ईसॉप लाइबिलिटी में उसको एक्चुअली डाल रही थी। कंपनी एंट्री हर साल डाल रही थी, प्रॉफिट एंड लॉस टू ईसॉप्स।
जो कि उसको देने पड़ेंगे। तो ये दिन आ गया कि जिस दिन अगर एम्प्लॉय ने कहा भाई लाओ पैसे, शेयर दो, पैसे ले लो, 20 रुपए लो और 50 रुपए का शेयर दे दो। तो इससे क्या होता है, तो हम ये वाली एंट्री पास करते हैं। कौन सी एंट्री पास करते हैं कि भाई 20 रुपए कंपनी को मिले, ये हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से एंट्री पास कर रहे हैं। ठीक है जी, 20 रुपए कंपनी को मिले और यहां पे आएगी जी फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर थी 10 रुपए। अब सिनेरियो क्या बन रहा है, कंपनी को मिलने वाले हैं 20 और शेयर की वैल्यू चल रही है 50 और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर क्या है 10। तो मतलब जो बाकी का 40 है वो SPR है, बिल्कुल ठीक है। तो अब बैंक में कंपनी को कितने पैसे आए 20 रुपए। अब फेस वैल्यू 10 रुपए ही है, यहाँ 40 आ जाएंगे प्रीमियम ऑन शेयर कैपिटल पे। जैसे हम शेयर इशू करते थे तो क्या हम प्रीमियम देते थे ना शेयर कैपिटल पे, तो वही 40 रुपए आ गए। फिर ये जो बैलेंस बचा है ना, अब तुम देखो 50 रुपए का शेयर मैंने 20 रुपए में दे दिया, जो बैलेंस 30 बचा है ना, इट विल कम अंडर योर ईसॉप एक्सपेंस या ईसॉप लाइबिलिटी। ये डेबिट हो जाएगी क्योंकि पिछले सालों में ये क्रेडिट होती आई है। ये वाली एंट्री कंपनी ने 2020, 21, 22, 23 में डाली हुई है और इसमें ईसॉप में उसने पैसा ऑलरेडी रखा है कि भाई जिस दिन एम्प्लॉई शेयर मांगने आएगा डिस्काउंटेड प्राइस पे, तब मैं इसको यूज करके दे दूंगा शेयर। मैं यहाँ पे P&L को डेबिट नहीं करूंगा क्योंकि P&L को डेबिट मैं ओवर द ईयर कर चुका हूं। तो ये कंसेप्ट होता है जी आपके ईसॉप्स का। ठीक है जी। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जी आपका इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स का। ये वाला कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, आपके टॉपिक में दिया गया, आपके क्वेश्चन में इसको सेम ही क्वेश्चन में ये दोनों पॉइंट दिए गए हैं, तो इसको भी एक बार ध्यान से सुन लो। तो ओन डिबेंचर्स का कंसेप्ट क्या होता है जी, देखो हमने सबसे पहले बायबैक में क्या डिस्कस किया था कि कंपनी अपने शेयर्स कभी भी शेयर होल्डर से नहीं खरीद सकती फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ शेयर्स के लिए था। पर जो डिबेंचर्स होते हैं ना, जैसे कंपनी फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स ऑफ कंपनी ए लिमिटेड, ठीक है जी, ये उसने दिए हुए हैं जी जनरल पब्लिक को। अब पब्लिक के पास आपके डिबेंचर्स हैं, तो कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है कि यार ये तुम्हारे पास जो डिबेंचर्स हैं ना, ये तुम मेरे को दे दो, मैं खुद अपने डिबेंचर्स खरीदना चाहती हूँ। क्योंकि कंपनी को लगता है कि मेरे को अपने डिबेंचर्स खरीदने में ज़्यादा फायदा हो रहा है। हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो, तो कुछ भी XYZ रीज़न हो सकते हैं। वो कहते हैं कि यार मेरे को अपने डिबेंचर्स खुद खरीदने हैं, तो मेरे को मेरे डिबेंचर्स वापस दो। तो उसमें क्या होता है कि जनरल पब्लिक उसको अपने डिबेंचर्स दे देती है, उसके बदले में पब्लिक को मिलते हैं पैसे। तो उस केस में क्या होता है, ये कंपनी ए की बैलेंस शीट है। यहाँ पे लाइबिलिटीज में फॉर एग्जांपल कंपनी ए ने डिबेंचर इशू किए हुए हैं 100 रुपए के, और ये हूँ मैं, मेरे पास कंपनी के डिबेंचर्स हैं सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए के। तो यहाँ पे जब कंपनी अपने डिबेंचर्स खरीद लेती है ना, तो उसकी लाइबिलिटी पे तो कोई डिफरेंस नहीं आता, वो 100 की 100 ही रहती है। क्योंकि एट द एंड कंपनी के जो डिबेंचर उसने इशू कर रखे हैं वो तो 100 के ही हैं। पर जब वो खुद अपने डिबेंचर्स खरीद लेती है तो वो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। तो यहाँ पे कंपनी अपने एसेट साइड में लिखेगी 10, क्योंकि कंपनी ने अपने ही इन डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करा है। कंपनी खुद अपने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रही है, और जब इन्वेस्ट कर रही है तो उसका एसेट बन रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसकी फेस वैल्यू 10 थी, तो कंपनी ये डिबेंचर्स 9 रुपए पे भी खरीद सकती है, 11 रुपए भी खरीद सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी क्या बिजनेस सिनेरियो चल रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अगर तो ये डिबेंचर्स पे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट था 9, ठीक है, पर मार्केट में सेम तरह के डिबेंचर्स इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं 10-11%। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी ए के डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है, 9% पे, 10 रुपए का एक डिबेंचर है, 9% मेरे को ब्याज मिल रहा है उसका। पर ऐसे ही अगर मैं सेम तरह की कंपनी के मार्केट में डिबेंचर खरीदूं तो वो मेरे को 11% दे रहा है, तो मैं इसका 10 रुपए का 9% लेके क्या करूंगा, मेरे को तो घाटा ही है ना। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इन डिबेंचर्स का ना रेट कम हो जाता है, क्योंकि तुम खुद सोच रहा, एक 10 रुपए तुमको 9% दे रहा है, और वहीं अगर तुम 10 रुपए किसी और कंपनी में लगाओगे तो 11 रुपए मिलेगा। तो इसी वजह से इसका रेट 9 रुपए भी हो सकता है।
और हो सकता है कि अगर सेम तरह के डिवेंचर्स का मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गया जी 8%, तो मैं तो इसको छुपा छुपा के रखूंगा ना अपने डिवेंचर्स को। मैं कहूंगा भाई मेरे पास तो 10 रुपए का डिवेंचर है, वो 9% ब्याज दे रहा है। पर ऐसे ही सिमिलर कोई डिवेंचर किसी और कंपनी का 8% ही ब्याज दे रहा है, तो मैं तो इसको छुपा छुपा के रखूंगा। जैसे हम सब गोल्ड को सब छुपा छुपा के रखते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगा है, बहुत प्रेशियस है, और उसका इसी वजह से रेट रोज बढ़ता है। तो इसी वजह से मैं अपने डिबेंचर को छुपा के रखूंगा, तो मार्केट में उसका प्राइस 11 रुपए चल रहा होगा या 12 रुपए चल रहा होगा, मतलब 10 रुपए से ज्यादा ही चल रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि डिबेंचर का भी प्राइस कम ज्यादा होता है, बट इतना फ्लक्चुएट नहीं होता जितना शेयर का होता है। तो इसीलिए तो अगर कंपनी अपने शेयर अपने डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रही है, तो हो सकता है कि अगर 10 रुपए का डिबेंचर है तो उसने 9 रुपए का भी खरीदा हो सकता है, या उसने 11 का भी खरीदा हो सकता है, डिपेंड करता है। हो सकता है 10 का भी खरीद ले। मतलब ये तीनों सिनेरियोज ही पॉसिबल हैं। तो वो क्या कहता है, कहता है देखो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स, सबसे पहले तो कैलकुलेट करो फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। तो उसके बाद क्या करना होता है हमको, सबसे पहले ये देखना है कि जब मैंने यहाँ पे अपने डिबेंचर को इन्वेस्ट कर लिया, जब मेरे पास डिबेंचर आ गया, ठीक है, ये वाला सिनेरियो हो गया। तो इसके बाद क्या हो सकता है, कंपनी कह सकती है कि यार मैं ना अपने डिबेंचर्स को ही कैंसिल कर रही हूँ। कैंसिल करने का मतलब है कि ये जितने भी मेरे डिबेंचर्स है ना, ये खत्म, मैं सब जितनों से मैंने पैसा लिया हुआ मैं सबको वापस कर रही हूँ। पर उस केस में अगर तुम 100 के तुम्हारे डिवेंचर्स हैं, उसमें से 90 तो तुम वापस कर दो, तो जो बाकी 10 हैं ये तो तुम्हारे अपने ही है ना। अब क्या कंपनी अपनी ऊपर वाली जेब में से पैसा निकाल के नीचे वाली जेब में डालेगी क्या? ऐसा थोड़ी होता है। तो उस केस में एंट्री क्या डलती है अगर लाइबिलिटी कैंसिल हो रही होती है? सबसे पहले एंट्री समझो क्या हुई, ये जो डिबेंचर की लाइबिलिटी है क्या ये कैंसिल होगी 100 की 100, क्योंकि तो कंपनी अपने डिबेंचर्स वापस कर रही है। बिल्कुल, कंपनी अपने डिबेंचर्स को वापस कर रही है, तो सबसे पहले तो जो उसकी लाइबिलिटी है वो उसकी डेबिट हो जाएगी यहाँ पे लाइबिलिटी। देन उसके जो ओन डिबेंचर है ना, जो यहाँ पे क्रेडिट जो कि एसेट साइड पड़े हैं, डेबिट साइड पड़े हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि जब जब लाइबिलिटी ही, जब जिसने डिबेंचर इशू किए हैं जब वो ही खत्म हो जाएगा ना, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि मैं इसको अपनी एसेट्स दिखाऊं। फॉर एग्जांपल मेरे पास होता, अगर अगर वो ना खरीदती और कंपनी अपने लाइबिलिटीज वापस बुला लेते, अपने डिबेंचर वापस बुला लेती, और मेरी मेरी बैलेंस शीट में तो वो जो डिबेंचर मैंने खरीद रखा है वो एसेट था, तो क्या मैं अपने एसेट को कम कर दूंगा या नहीं? बिल्कुल खत्म कर दूंगा या नहीं कर दूंगा? तो मैं अपने एसेट को जब खत्म करूंगा तो उसको क्रेडिट साइड डाल दूंगा, उसको क्रेडिट कर दूंगा। और अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने डिबेंचर खरीद रखा था जी 9 रुपए का, तो यहाँ पे तो 10 रुपए हुए, क्योंकि 10 रुपए की लाइबिलिटी मैंने खत्म करी है। करी मैंने 100 की है, बट मैं अभी अभी मैं सिर्फ एंट्री डाल रहा हूँ सिर्फ इसके लिए, सिर्फ इस सिनेरियो के लिए, ओन डिवेंचर्स के लिए। अब मैं बाकियों की लाइबिलिटी तो ये डालूंगा ना, डिवेंचर्स टू बैंक 90, क्योंकि बाकी आउटसाइडर्स को दिए थे। फिर मैं एक अपने ओन डिवेंचर्स के लिए एंट्री डालूंगा जो मेरे का 10 का था, फिर ओन डिवेंचर जो मैंने 9 का खरीद रखा था, और जो इसका डिफरेंस आएगा ना 1, वो मैं डाल दूंगा जी कैपिटल रिजर्व में। ये मैंने डाल दिया कैपिटल रिजर्व में आपकी बैलेंसिंग फिगर। अब दो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो अब जब मेरे पास ये सिनेरियो था तो इसमें क्या था कि मेरे पास लाइबिलिटी थी और ओन डिवेंचर था। अब तो लाइबिलिटी कंपनी ने कैंसिल कर दी, बात ही खत्म हो गई। पर ये भी तो हो सकता है ना कि मैं कहूँ ए लिमिटेड कैंसिल नहीं कर रहा, वो दोबारा से इसको मार्केट में बेचना चाह रहा है, इस अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट में बेचना चाह रहा है। चाहे ये वाला डिबेंचर एमए के पास रहे चाहे कंपनी के पास रहे, उसकी लाइबिलिटी में तो कोई डिफरेंस नहीं ना आएगा। उसको क्या फर्क पड़ रहा है भाई, जिसके पास मर्जी रहे। तो अगर मैं मार्केट में सेल करने जाता हूँ तो उसके बदले में क्या मेरे को पैसा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इस केस में तो कोई पैसा नहीं ना मिलेगा, क्योंकि पैसा लेने वाली भी कंपनी है, पैसा देने वाली भी कंपनी है, तो यहाँ तो बैंक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब मैंने बाहर सेल किया अपना डिबेंचर, तो उसके बदले में मेरे को पैसा मिला। फॉर एग्जांपल मेरे को 11 रुपए का मैंने डिबेंचर सेल कर दिया, पर मेरे ओन डिबेंचर की कॉस्ट कितनी थी? 9। कॉस्ट ऑफ ओन डिबेंचर का मतलब है कि जितने की मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी, यहाँ फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर नहीं लिखा, यहाँ पे भी फेस वैल्यू नहीं लिखा, ठीक है जी। मेरी कॉस्ट थी 9 रुपए,
तो मैंने 9 का खरीदा हुआ था, तो 2 रुपये मेरे कैपिटल रिजर्व में चले गए। ये सेम तरह की ओन डिबेंचर का क्वेश्चन आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अगर ओन डिबेंचर का क्वेश्चन आता है तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में तो जो डिफरेंस होगा वो जाएगा जी आपका कैपिटल रिडक्शन में, वो जाएगा आपका कैपिटल रिडक्शन में। बट अगर बायबैक में आता है तो जो डिफरेंस होता है ओन डिवेंचर्स के टॉपिक में वो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में, जो कि यहाँ पे गया भी है, ये कैपिटल रिजर्व और ये कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, यहाँ पे आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अभी हम चलते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मतलब मेरे को एक बार आपको बताना है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, मैं एक बार आपको ये ब्रीफ देना चाहता हूँ कि आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको 3 तरह के मेजरली 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बायबैक के चैप्टर में अगर मैं बायबैक के क्वेश्चंस की बात करूँ ना, तो 3 तरह के क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या, सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, आपको क्वेश्चन में वो बताएगा कि कंपनी wants to buy back XYZ number of shares। ठीक है जी, पास एंट्री एंड मेक बैलेंस शीट। इस तरह के क्वेश्चन में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना कि क्या कंपनी इतने XYZ नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर भी सकती है या नहीं कर सकती। आपको ये दिमाग नहीं लगाना। कंपनी क्वेश्चन ने बोला मतलब करने का, बात खत्म। भाई ने बोला करने का मतलब करने का, आई से बोल रहा है करना है तो मतलब करना है, बात खत्म हो गई। उसको इफ्स एंड बट्स नहीं है। पर अगर वो एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या बोलता है, वो कहता है जी बताओ मैक्सिमम परमिसेबल अमाउंट या नंबर ऑफ शेयर्स विच कुड बी बॉट बैक। इस तरह के क्वेश्चन में आपको अपना दिमाग लगाना है और वो 3 टेस्ट करके बताने हैं। यहाँ पे आपको 3 टेस्ट नहीं करने, जितने नंबर ऑफ शेयर उसने बायबैक करने को बोला उतने बायबैक करो, जर्नल एंट्री बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। यहाँ पे आपको तीनों टेस्ट करने हैं और अगर इसके बाद भी वो जनरल एंट्री वगैरह बोले तो करना और बैलेंस शीट बनाना। थर्ड तरह का क्वेश्चन क्या होता है, वो कहता है एक स्पेसिफिक टेस्ट का नाम दे देता है, मोस्टली होता है जी डेट इक्विटी। कहता है जी डेट इक्विटी टेस्ट से बताओ कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में अपन को सिर्फ ओनली 1 टेस्ट करना है, दैट इज डेट इक्विटी या फिर कोई और रिसोर्स टेस्ट या फिर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो आपको इन 3 तरह के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। इन तीनों के अलावा आपको बायबैक का कोई भी और तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है जी, अब चलते हैं जी आप क्वेश्चंस पे। अपने क्वेश्चन में सबसे पहले आप आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपके पास ये वाले नोट्स नहीं है या फिर ये वाले आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो घबराना मत, आप अपने जो भी नोट्स और क्वेश्चन बैंक है उनको खोल के भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ICI के और RTP MTP के ही क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि जो हमारी बुक का है M लिमिटेड का, जहाँ पे उसने बैलेंस शीट दे रखी है और उसने क्या बोला है, द कंपनी हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन कि भाई 20% शेयर्स बायबैक करने हैं 15 रुपए पे। फॉर दिस उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट बेच दी, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्रीज। क्या यहाँ पे उसने आपकी सलाह मशवरा मांगा है कि क्या 20% कर सकते हैं या नहीं कर सकते? उसने कुछ नहीं मांगा, उसने सिंपली कहा है कि पास द जनरल एंट्रीज और उसके लिए इन्वेस्टमेंट उन्होंने सेल करी है। तो कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। उसने कहा जी इन्वेस्टमेंट बेची है, अब हमको बायबैक करना है, क्या इसके बदले में बायबैक के बदले में कोई शेयर्स इशू हुए हैं? तो हमने फर्स्ट में ही ये पढ़ा था, अगर शेयर्स इशू नहीं हुए तो हमको CRR बनाना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट से अगर कर रहे हैं तो CRR बनाना पड़ेगा। उसने अपनी इन्वेस्टमेंट बेची है, इन्वेस्टमेंट जो कि 30 लाख की थी उसने 25 लाख में बेच दी, उससे वो बायबैक कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप इन्वेस्टमेंट बेचो, सबसे पहले लॉस दिखाओ, फिर
इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होती है, अगर हम अपनी एंट्रीज को याद करें कि भाई जब हमने उसने एंट्रीज डालनी थी तो सबसे पहले हमने क्या एंट्री डाली थी, सबसे पहले तो इक्विटी शेयर को कैंसिल करो, फिर पेमेंट करो, कैंसिल करके पेमेंट ड्यू करवाओ, पेमेंट करो, प्रीमियम राइट ऑफ करो और सीआरआर बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पेमेंट ड्यू करवा दी, पेमेंट कर दी, प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया एंड देन सीआरआर बना दिया। सीआरआर हमने कितना बनाया, 20% ऑफ इक्विटी शेयर्स हम बायबैक कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 3000। तो मतलब कितने हो गए, 30 लैक्स के आसपास हो गए। तो 30 का कितना बनाया, 20% उसने बायबैक किया तो 600 हमने सीआरआर बना लिया। अब वो था देखो, फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज, बायबैक प्राइस कितना है 15, तो हमने 30 का 10 ही लिया है, हमने यहाँ 15 नहीं लिया सीआरआर बनाते हुए। याद रखो सीआरआर बनता है तुम्हारे फेस वैल्यू पे, यहाँ पे हमने फेस वैल्यू पे सीआरआर बनाया है, तुमने बायबैक प्राइस पे नहीं बनाया। तो यहाँ पे उसने हमको सिर्फ एंट्रियां डालने के लिए बोला था, हमने एंट्रियां डाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला था, अब इस क्वेश्चन में देखो प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीम हो रहे हैं और इक्विटी शेयर्स भी बायबैक हो रहे हैं। कहता तो पेमेंट तुम कहां से कर रहे हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा था, ह्यूज बैंक बैलेंस था, वहां से कर रहे हो। उसने कहा जनरल एंट्रियां भी पास करो और बैलेंस शीट भी बनाओ। सिमिलर का सब क्वेश्चन May 23 में आ चुका और ये अच्छा क्वेश्चन है आने के लिए। तो क्या कोई हम न्यू शेयर इशू कर रहे हैं, बिल्कुल कोई न्यू शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, हम बैंक बैलेंस से दे रहे हैं। तो मतलब सीआरआर बनेगा, सीआरआर दोनों के लिए बनेगा, प्रेफरेंस के लिए भी बनेगा और इक्विटी शेयर्स के लिए भी बनेगा, दोनों के लिए सीआरआर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले प्रेफरेंस को ड्यू करवा लिया, प्रेफरेंस की पेमेंट कर दी, इक्विटी को पेमेंट कर दी, फिर देन हमने पहले यहाँ पे इक्विटी को ड्यू करवाना था वो कर दिया, फिर हमने सीआरआर बना दिया, फिर उसके बाद हमारी आ गई थी बैलेंस शीट। आप अलग अलग एंट्रियां भी डाल सकते हो, इन्होंने मिक्स साथ में दोनों एंट्रियां डाली हैं, आप लोग अलग से 8 एंट्रियां भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले प्रेफरेंस को ड्यू करवाओ, फिर प्रेफरेंस की पेमेंट करो, फिर प्रेफरेंस का जो प्रीमियम है उसको राइट ऑफ करो, देन प्रेफरेंस के अगेंस्ट में जो सीआरआर बनना है वो बनाओ, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर्स को ड्यू करवाओ, फिर इक्विटी शेयर्स की पेमेंट करवाओ, फिर देन जो प्रीमियम तुम्हारा इक्विटी शेयर्स पे बनता है वो राइट ऑफ करवाओ, देन इक्विटी शेयर्स पे जो सीआरआर होता है उसको करवाओ। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट मैं देखूं मेरे पास बायबैक क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कैसे किया हुआ है। सबसे पहले हमने इसको ड्यू करवाया, इसकी पेमेंट कर दी, फिर हमने इसका करवाया, फिर हमने इसकी पेमेंट कर दी, फिर हमने इसका राइट ऑफ करवाया, फिर देन हमने सीआरआर बनाया। ठीक है जी, तो आप चाहे तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देन बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट का क्वेश्चन जब आपको बायबैक में आएगा ना तो मोस्टली आपका जो बैलेंस शीट में चीज़ें इफेक्ट होंगी ना, वो एक तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल होगी क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो रही है, एक आपका रिजर्व एंड सरप्लस में फर्क आएगा। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये भी बिल्कुल एज इट इज रहेगा। देन आपका फर्क आएगा जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, क्योंकि आप लोग प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे सबसे पहले आप इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो, देन इनका वर्किंग नोट, देन इनका नोट्स टू अकाउंट्स या फिर इनकी वर्किंग करके बनाओ। ठीक है, सिर्फ आधी चीज़ों पे ही फर्क आएगा, बाकी सारी बैलेंस शीट सेम टू सेम ही रहेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। 20% का बायबैक करा, इन्वेस्टमेंट बेची थी, तो वो कह रहा है जनरल एंट्री के साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे ही वो 2 एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको तंग करती हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उसने क्या कहा है, कहता देखो कंपनी रिडीम कर रही है अपने प्रेफरेंस शेयर्स,
रिडीम्ड द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% से ऊपर वो अपना प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो क्या कहता इक्विटी शेयर भी वो लोग बाय बैक कर रहे हैं 3,30,000 पे, द पेमेंट फॉर विच मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंसेस। इसका मतलब है कि सीआरआर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देन हमारे लिए जो डिस्कशन वाला पॉइंट है वो ये दोनों पॉइंट है। वो क्या कहता देखो, included in the investments were investment in own debentures costing 2 lakhs, फेस वैल्यू जिनकी है 2.20 एंड दीज डिबेंचर वर कैंसल ऑन 1 अप्रैल। आज हम बैलेंस शीट कौन सी डेट की देख रहे हैं? 1 मार्च की। वो कहता है जी 1 अप्रैल को ही कैंसिल कर दिए। यहाँ पे आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्या हमने यहाँ पे इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है? यहाँ पे एक बार ही देख लेते हैं दोबारा से। वो क्या बोल रहा है देखो, कहता कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट में, अब हमारे पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कहाँ पे गई हुई है? ये रही हमारी इन्वेस्टमेंट 120 120 लैक्स 120 लैक्स की हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। कहता इस इन्वेस्टमेंट में ना 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 2 लैक्स, जिसकी फेस वैल्यू 2.2 है। सबसे पहले तो मेरी 120 की टोटल इन्वेस्टमेंट है। कैसे पता लगी? ये मेरी बैलेंस शीट है, इन्वेस्टमेंट दी गई है जी 120 की, ठीक है, 120 लैक्स की। कहता 120 में से सबसे पहले 2 लाख की इन्वेस्टमेंट तो मेरी ओन डिवेंचर्स में है, और 118 की अदर है, जो कि उसने कुछ नहीं बताया। कहता है ये जो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है ना, इसकी फेस वैल्यू डिवेंचर्स की 2.2 लैक्स है। मतलब जब कंपनी ने ये डिवेंचर्स किसी को इशू करे होंगे तो अब कंपनी को 2.2 लाख रुपीस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस के डिवेंचर्स खरीदे 2,20,000 के, ठीक है। अब रिलायंस के डिवेंचर्स की वैल्यू क्या है, कम हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो रिलायंस वालों ने क्या बोला, एक काम करो, तुम हम ही को इन्वेस्टमेंट, तुम हम ही को डिवेंचर बेच दो 2 लाख पे। मैंने कहा ठीक है यार, 20,000 का घाटा है ना, जाओ, एटलीस्ट 2 लाख तो मेरे को आएंगे। तो वो जो डिवेंचर की फेस वैल्यू है वो 2,20,000 है, पर मैंने उसको खरीद रखा है 2 लाख पे। क्या हमने ये यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि ऐसा हो सकता है? यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था ना कि अगर 10 रुपए की उसकी फेस वैल्यू है तो हो सकता है कि मैं 9 रुपए पे डिबेंचर खरीद लूँ, हो सकता है मैं 11 रुपए पे खरीद लूँ। तो ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर वो क्या बोलता है, कहता है ऐसे ऐसे पढ़ा है, और दीज डिबेंचर्स वर कैंसल्ड ऑन 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल को ही क्या हुआ, डिबेंचर्स कैंसिल हो गए। और उसने हमको बैलेंस शीट बनाने को भी 1 अप्रैल की ही बोला है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपनी बैलेंस शीट देखूं, ये रही मेरी बैलेंस शीट। अब यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 4 लाख की मेरे को दिख रही है, यहाँ पे भी देखो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में 4 लाख के डिबेंचर पड़े हैं, प्लस मेरे एसेट में भी यहाँ पे 2 लाख के डिबेंचर पड़े हैं। क्या यही बात हमने डिस्कस करी थी ना? अगर ओन डिबेंचर वाला पॉइंट है तो मतलब लाइबिलिटी में भी देखो 4 लाख के डिबेंचर पड़े हुए हैं, और एसेट में भी देखो 2 लाख के डिबेंचर पड़े हुए हैं। तो इस केस में कंपनी क्या कहती, कंपनी कहती मैं 4 लाख के डिबेंचर खत्म कर रही हूं, खत्म। तो जब कंपनी 4 लाख के डिबेंचर खत्म करेगी तो ये वाले डिबेंचर भी तो खत्म होंगे। तो इस केस में क्या होगा, मेरे पास लाइबिलिटी पड़ी है जी 4 लाख की, इसमें से 2.2 लाख और 1 लाख ये तो फेस वैल्यू पे डिबेंचर पड़े हैं। अब डिबेंचर की वैल्यू मार्केट में कम हो ज़्यादा हो, क्या रिलायंस को कोई फर्क पड़ रहा है? उसने कहा भाई देख, मेरे को तो 4 लाख लेना था, वो मैंने ले लिया, उसमें से 2.2 लाख एक थे, 1.8 लाख एक थे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे 4 लाख की वैल्यू 1 लाख भी रह जाए,
अब कंपनियां शेयर इशू करती हैं, अब रोज शेयर की वैल्यू कम ज़्यादा होती है, रोज क्या हर मिनट में शेयर की वैल्यू कम ज़्यादा होती है। क्या कंपनी अपनी शेयर कैपिटल चेंज करती है क्या? हर 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 एक सेकंड में क्या कंपनी की शेयर वैल्यू चेंज होती है क्या? उसकी बुक्स में शेयर की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो वही रहती है। ये जो मार्केट में अप डाउन आता है, वैल्यू चेंज होती है, इट इज़ ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। इससे कंपनी की बैलेंस शीट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली तो वो कहता देखो मैंने ये डिबेंचर कैंसिल कर दिए, तो जब मैं ये वाले डिबेंचर्स अपनी लाइबिलिटी को कैंसिल करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? डिबेंचर्स 10% के डिबेंचर्स थे जो कि मेरी लाइबिलिटी थी, ठीक है। और जब मैं ये एसेट को खत्म करूंगा तो मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा टू 10% डिबेंचर्स जो कि मेरे एसेट है, ठीक है जी। तो यहां पे मैं क्या एंट्री डालूंगा? मेरे पास एसेट कितने का पड़ा है? 2 लाख का। 2 लाख का ही पड़ा ना, पर मेरी बैलेंस शीट में तो 2 लाख का ही एसेट पड़ा है ना। अब मैं मेरे पास लाइबिलिटी कितने की है? 2.2 की। 2.2 की जो 1.8 की एंट्री है वो तो अलग से एंट्री डाल ही चुकी होगी। मैं तो यहाँ पे सिर्फ ओन डिबेंचर्स के लिए एंट्री डाल रहा हूँ। मैं तो 10% डिबेंचर्स टू बैंक तो डाल ही चुका हूँ ना, जो बाहर वाले लोगों के पास है 1.8, ये तो अलग है। मैं यहाँ पे सिर्फ ओन डिबेंचर के लिए एंट्री डाल रहा हूँ। तो इसका जो डिफरेंस आया टू, वो डिफरेंस जाएगा जी आपका कैपिटल रिजर्व में 0.20। ये तुम्हारी ओन डिबेंचर्स की ये एंट्री बन जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? कहता देखो कंपनी के पास 1 लाख के इक्विटी स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग पड़े थे। कंपनी ने ना 1 लाख के इक्विटी स्टॉक की एम्प्लॉयज को बोला था कि भाई तुम ले जाना, कोई बात नहीं, इक्विटी शेयर्स ले जाना मेरे से। कितने रुपए पे? 20 रुपए पे ले जाना, जब मार्केट प्राइस 30 रुपए होगा। उसने कहा 1 लाख इक्विटी शेयर्स की मैंने ऑप्शन दिया है एम्प्लॉयज को कि भाई तुम 20 रुपए देके 1 लाख पर 20 पर शेयर देके तुम 1 लाख के शेयर ले जाना, जब तुम्हारे शेयर की वैल्यू 30 रुपए चल रही है मार्केट में। हमने कहा बहुत बढ़िया। और 1 तारीख को क्या हुआ? एम्प्लॉयज ने 50,000 शेयर्स के लिए ऑप्शन भी एक्सरसाइज कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयज कंपनी को कितने पैसे देंगे? वो कहते हैं जी 50,000 शेयर्स का हम ऑप्शन ले रहे हैं, पर तुमको सिर्फ 20 रुपए ही देंगे। कंपनी कहती है ठीक है, मेरे को 1 लाख रुपए आएगा, पर शेयर की वैल्यू कितनी चल रही है? 50,000 शेयर्स 30 रुपए के हिसाब से क्या 1.5 लाख वैल्यू कम चल रही है या नहीं चल रही? बिल्कुल चल रही है। फिर उसने क्या कहा? रिजर्व एंड सरप्लस। फिर उसने आगे क्या कहा है कि दिस वॉज इंक्लूडेड अंडर द करंट लाइबिलिटी। इस लाइन का क्या मतलब है? दिस वॉज इंक्लूडेड अंडर द करंट लाइबिलिटी। वो कहता जो मेरी बैलेंस शीट में ये ट्रेड पेबल में करंट लाइबिलिटी दी गई है ना 70 की, कहता इसमें तुम्हारा ईसॉप रिजर्व है। क्या मतलब सर? वो क्या कहता देखो, कहता कि कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स का उसने ऑप्शन दे रखा है, उसमें से जो कि 20 रुपए पे तुम लोग एक्सरसाइज कर सकते हो जब मार्केट प्राइस 30 रुपीज होगा, ठीक है। जब उसने ये लिखा ना दिस वॉज इंक्लूडेड अंडर द करंट लाइबिलिटी, इसका मतलब ये है कि हमने जब ये बात डिस्कस करी थी यहाँ पे कि जब भी कंपनी इक्विटी शेयर्स, जब भी कंपनी ऑप्शन देती है तो अपना P&L में एक ईसॉप रिजर्व बनाना शुरू कर दिया है। जैसे 20, 21, 22, 23 में उसने ईसॉप रिजर्व बनाया होगा। तो सिमिलरली ही कंपनी ने जो ये ईसॉप रिजर्व बना रही है ना, तो वो कहते हैं ये उसने करंट लाइबिलिटी में बना के रख रखा है। तो तुम वहीं पे जाके देख लो उसने कितने का ईसॉप रिजर्व बनाया होगा। उसने तो कितने का ईसॉप रिजर्व बनाया होगा? ईसॉप रिजर्व कितने का होगा? देखो 1 लाख इक्विटी शेयर का उसने कहा कि ऑप्शन दिया, और 10 लाख और 10 रुपए पर पे दिया था कि भाई 10 रुपए का मैं घाटा उठाने के लिए तैयार हूं 1 लाख इक्विटी शेयर पे। तो उसने 10 लाख का रिजर्व बनाया होगा या नहीं बनाया होगा? बिल्कुल बनाया होगा। उसमें से कितने का रिजर्व यूज हो रहा है यहाँ पे? 5 लाख का।
5 लाख का ही यूज हो रहा है ना रिजर्व, क्योंकि अगर 50,000 इंटू मैं 20 करूं तो 10 लाख मेरे पास पैसे आएंगे, पर 50,000 इंटू 30 कितने आने चाहिए थे? 15। तो बाकी का जो 5 लाख है वो मैं यहीं से निकाल लूंगा ना अपना, ये वाला। तो इस केस में मैं एंट्री क्या डालने वाला हूं? मेरे पास बैंक में पैसे, सबसे अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा, सबसे पहले ये बताओ बैंक में पैसे कितने आए। सर देखो बैंक में तो पैसे आ रहे हैं जी 10 लाख। बिल्कुल ठीक है, तो 10 लाख तो मैं डेबिट कर दूं पहले, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर एक बात हुई है कि सर इक्विटी शेयर तो इशू हो रहे हैं, कितने पे इक्विटी शेयर इशू हो रहा है आज के टाइम पे? सर 30 रुपीज पे। अब मार्केट में वैल्यू तो 30 चल रही है ना, तो इक्विटी शेयर तो 30 पे ही जाएगा, पर उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10। तो इसका मतलब है कि अगर 30 का शेयर जा रहा है और फेस वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी का 20 है, क्या वो तुम्हारा एसपीआर है या नहीं? 50,000 इंटू 10, 50,000 इंटू 20 कितना हो गया? 50,000 इंटू 10 5 लाख, और एसपीआर इंटू 10 कितना होगा? 10 लाख। तो इसका मतलब है कि जो मेरा ईसॉप रिजर्व है वो मेरी बैलेंसिंग फिगर 5 लाख आनी चाहिए। क्या हमने भी 5 लाख ही निकाल ली थी? क्योंकि 10 लाख तो उसने टोटल 1 लाख शेयर्स के लिए निकाल रखा था, पर उसका तो सिर्फ 50,000 ही यूज हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दोनों एडजस्टमेंट्स कंफ्यूज करने वाली हैं, तो इसको ज़रूर करके जाना। ठीक है, मैं फटाफट करवा रहा हूँ आपको रिवीजन पर्सपेक्टिव से। देन क्वेश्चन नंबर 4 हो गया जी आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की बैलेंस शीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो हर जगह एडजस्टमेंट ही एडजस्टमेंट है। यहाँ पे आपको ईसॉप, देखो यहाँ पे ईसॉप का ऐड कर दिया हमने। अब तुम लोग ये देखो ना कि यहाँ पे लैक्स है, तो यहाँ 70 था, तो इसका मतलब है कि इसमें 10 तो मेरी ईसॉप लाइबिलिटी थी और 60 के ट्रेड पेबल थे। ठीक है जी, तो ये 10 में से 5 तो मैंने यूज कर लिया, तो वैसे तो तुम्हारा ईसॉप रिजर्व एंड सरप्लस में आना चाहिए, तो बाकी का जो 5 बचा है वो यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा, और तुम्हारा ट्रेड पेबल बाकी का 60 आ जाएगा। क्या हमारी बैलेंस शीट में भी ट्रेड पेबल 60 का ही आ रहा है? इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है 65 का, यहाँ गया तुम्हारा अदर करंट, ये इन्होंने यहाँ दिखा रखा है, इसको माइनस माइनस करके दिखा रखा है। पर कायदे से तुम्हारा ट्रेड पेबल तुम्हारा 60 का आना चाहिए और ये तुम्हारा ऊपर चला जाना चाहिए, जो कि इन्होंने करा ही नहीं है उसको। बट अगर आप लोग कर भी आओगे तो भी आपको कोई लोग कुछ बोलेगा नहीं। ठीक है जी, शेयर कैपिटल में थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, यहाँ बहुत ही भयंकर वाली एडजस्टमेंट है, इसको ध्यान से करना। एडजस्टमेंट ऑफ द इक्विटी, ये जो तुम्हारे बायबैक हुए हैं ये तुम्हारे प्रीमियम की एडजस्टमेंट है, जो तुम्हारा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हुआ है, क्योंकि देखो कैपिटल रिजर्व में आपका प्रॉफिट ओपनिंग बैलेंस था, ये तुम्हारा प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ कैपिटल रिजर्व में, ये आपका सीआरआर बना है रेवेन्यू रिजर्व से, एसपीआर है आपका। देन यहाँ पे एसपीआर कुछ आपने प्रीमियम में यूज़ किया। देन शेयर इशूड एट इसॉप वो वाला आ गया। सीआरआर जो हमने बनाया है, जो तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर की वजह से। ठीक है जी, ये तुम्हारे जो कैंसिल हुए हैं ओन डिबेंचर्स वो वाले आ गए। देन इक्विटी ये सब आ गया तुम्हारे प्रेफरेंस में, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ पेमेंट्स करी हैं वो आ गई। देन यहाँ पे आपका बहुत ही बहुत ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में करवाऊँ, प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता दो कि ये वाला क्वेश्चन है सर आप डिटेल में करवाओ, क्योंकि अगर मैं इसको डिटेल में कराऊंगा तो इट विल टेक 30 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स मेरे को क्लास में लगे थे इसको करवाने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि इसको मैं डिटेल में कराऊँ तो प्लीज़ मेरे को बताओ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे हमने बात करी थी, उसने कहा कि डेट इक्विटी रेशियो का टेस्ट करके बताओ। सिर्फ यहाँ डेट इक्विटी रेशियो का ही टेस्ट करना है। वो कहता है ये करके बताओ कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स में बायबैक कर सकता हूँ। तो देखो हमारे पास सबसे पहले क्या दिया गया है, हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं, ये फ्री रिजर्व है, ये हमारा एसपीआर है। क्या रेवेन्यू रिजर्व हमारा फ्री, क्या रीवैल्यूएशन रिजर्व हमारा फ्री रिजर्व होता है या फिर रेवेन्यू रिजर्व फ्री रिजर्व होता है? तो इसका मतलब है कि ये फ्री रिजर्व नहीं है, इसको तुम लोग छोड़ दो।
फिर उसने हमको लोन फंड्स दिए गए हैं 42 लाख के। तो इसका मतलब है कि मैं सबसे पहले अपनी डेट इक्विटी रेशियो निकालूंगा। यहाँ पे जो आईसीआई ये जो आंसर दिया गया है ये आईसीआई के अकॉर्डिंग दिया गया है। आईसीआई एक्स वाई यूज़ करता है, आप लोग एक्स वाई यूज़ मत करना, आप वो सिंपल सा डेट इक्विटी का मेथड यूज़ करना। तो हमने डेट इक्विटी का मेथड क्या लिखा था, हमने कहा था जी डेट अपॉन इक्विटी हमारी 2:1 होनी चाहिए। हमारी डेट कितनी है 42 लैक्स है, और तो कुछ डेट दिया नहीं हुआ। और इक्विटी में हमारा आता है जी इक्विटी शेयर होल्डर फंड, जिसमें ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। कितना हो गया 62.5 प्लस 6 प्लस 4.3 कितना आ गया, बताओ भाई कितना आ गया मेरा, ये तुम्हारा 72.8। तो ये आ गया मेरा 7280। सॉरी यहाँ पे तो हमको कुछ डालना ही नहीं है, यहाँ पे तो हमको x डालना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये पता करना है कि मेरे कितने इक्विटी फंड हो सकता है बायबैक करने के बाद। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरा x है ये आ गया 21 लाख। वो कहता देखो तुम अपना इक्विटी फंड को अपनी इक्विटी को 21 लाख तक लेके आ सकते हो। अगर तुम 21 लाख तक भी ले आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हमने कहा ठीक है। और मेरा टोटल इक्विटी है कितना 30 लैक्स, ये 3250 ये 60 ये और 430 ये। तो ये बनता है मेरा 72,80,000। और मेरे को इक्विटी चाहिए कितनी 21 लाख। तो अगर मैं 72.8 में से माइनस 21 कर दूंगा तो मेरा बन जाएगा 51,80,000। मतलब इतनी इक्विटी मैं यूज कर सकता हूँ। किस पर्पस के लिए, सीआरआर बनाने के लिए और बायबैक करने के लिए। और मेरा बायबैक प्राइस कितना है 30, और मेरा लिस्ट वो प्राइस कितना है फेस वैल्यू के लिए सीआरआर और 30 बायबैक के लिए। तो इसका मतलब है कि 51,80,000 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 30 कितना हो गया डिवाइडेड बाय 40। तो ये हो गया मेरे कितने नंबर ऑफ शेयर 129500 डिवाइडेड बाय 40, 129500 शेयर्स। ठीक है जी। अगर मैं इनके XYZ मेथड से चलूं तो भी यही आता है। सी कितने शेयर बता रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इज 1,29,500। क्या यही आ रहे हैं शेयर? हमको इतनी कहानी लिखनी ही नहीं है, हमको सिंपल ये वाली इक्वेशन से सॉल्व कर लेना, बात खत्म हो गई। सिंपल एंड द इजीएस्ट मेथड है ये। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में हमने बात करी है कि उसने ये क्या बोला है कि मेरे को ये बताओ कि मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक कर सकता हूं कंसीडरिंग द लार्ज सरप्लस। तो उसने हमको कहा है कि बताओ। अब वो हमको पूछ रहा है कि मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ शेयर्स। अभी तक उसने हमको पूछा ही नहीं था, उसने बस बोल दिया कि भाई इतने शेयर्स हमको बायबैक करना है तो बताओ। अब वो हमको पूछ रहा है कि प्लीज बताओ कितने कर सकता हूं। यहाँ पे भी उसने पूछा था कितने कर सकता हूं, पर उसने यहाँ पे डेट इक्विटी का नाम लेके पूछा। यहाँ उसने कुछ नहीं पूछा, उसने बस बोला मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बताओ। तो वो हम यहाँ पे बताएंगे तीनों टेस्ट करके। ये तो यहाँ हम तीनों टेस्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो तीनों टेस्ट हो रहे हैं। शेयर आउटस्टैंडिंग, रिसोर्सेज, डेट इक्विटी का टेस्ट हो रहा है, तीनों टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। उसने हमको अलग अलग सिनेरियोज भी दिए। वो कहता है ये बताओ कि अगर 1800 है मेरा लोन फंड, 1200 है और 1500 है, ये तीन तरह के लोन फंड तुम्हारे सिर्फ डेट इक्विटी में ही अलग अलग सिनेरियोज बनाएंगे, बाकी रिसोर्स टेस्ट में नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो शेयर होल्डर फंड होता है, वहाँ पे तो लोन से कुछ लेना देना नहीं है। और शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में भी लोन से कुछ लेना देना नहीं है, वहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ही हमको देखने होते हैं। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में कर लेना, तीन कुछ डाउट आए तो बता देना। ये XYZ करके इक्विटी, ये डेट इक्विटी सॉल्व करते हैं। हो सके तो मेरे वाला मेथड यूज कर लेना, आपका कोई नंबर नहीं काटेगा, तो वो इजीएस्ट मेथड है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वो कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ शेयर्स ही पूछ रहा है, तो हम वो शेयर्स निकाल के आ जाएंगे तीनों टेस्ट से। यहाँ पे भी उसने अलग अलग दो तरह के फंड्स
लोन फंड्स की अमाउंट दी है जो कि डेट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए आती है, क्योंकि अगर चाहे अलग अलग फंड्स हैं इनमें शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट और रिसोर्स टेस्ट सेम ही है, सिर्फ डेट इक्विटी टेस्ट का डिफरेंस आता है। नेक्स्ट आता है जी आपको क्वेश्चन नंबर 8। इसमें इन लैक्स में फिगर दी गई है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी बोनस का। यहाँ पे हम बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं। बोनस शेयर हम लोग CRR से इशू करते हैं। वो बोनस शेयर में क्या बोलता है, अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि बोनस शेयर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देख लो। वो क्या कहता है 30 अप्रैल को कंपनी ने इशू किया 1 fully paid up equity share of ₹10 by way of bonus for every 4 equity shares held by the shareholder। फ्री फंड में कितने शेयर्स मिले हैं? वन शेयर मिला है। कहता उसने एक शेयर इशू किया है अगर तुम्हारे पास 4 शेयर्स हैं। तो अगर मैं बोलूं तो वो तो मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई एक शेयर मिला है फ्री में अगर तुम्हारे पास 4 शेयर्स हैं। अगर वो इतनी लाइन ना लिखता और वो बोलता कि शेयर्स है तो बोनस शेयर हैज बीन इशूड इन रेशियो ऑफ 1:4, तो इसका मतलब क्या है, जो 1 है मतलब वो बोनस शेयर है, वो बोनस फ्री का शेयर है, और 4 का मतलब वो है द नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके पास होने चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके पास होने चाहिए। अगर आपको एक शेयर लेना है 1:4, इसका मतलब है कि अगर आपके पास 4 शेयर हैं तो आपको एक शेयर मिलेगा। अगर आपके पास 3 शेयर हैं तो आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ कुछ पैसे वैसे वो कंपनी दे देगी कि भाई ठीक है तुमको हम शेयर नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपको एक फ्री का शेयर लेना तो आपके पास 4 शेयर होने चाहिए। तो ये लाइन अगर वो ना लिखे और उसके बदले में ये लिख दे कि बोनस शेयर हैज बीन इशूड इन द रेशियो 1:4, तो भी इसका यही मतलब होगा कि एक शेयर मिल रहा है 4 शेयर के बदले में। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 9। ना क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि बहुत सारी एक एडजस्टमेंट्स हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी ने बायबैक करना है इतने रुपए, इट इज ड्यूली ऑथराइज्ड, गुड, द पेमेंट इज मेड बाय द कंपनी आउट ऑफ द सफिशिएंट बैंक बैलेंस, मतलब हमको CRR बनाना है। और उसने क्या बोला, कैलकुलेशन से ये बताओ कि क्या ये इट इज विद इन द प्रोविजन, क्या ये विद इन द प्रोविजन है बायबैक। अगर वो ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे तीनों टेस्ट भी करने हैं, जर्नल एंट्रीज भी बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। ये तुम्हारा जंबो क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा तो 14 मार्क्स में आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमको तीनों टेस्ट करने हैं, ठीक है। फिर यहाँ से जितने नंबर ऑफ शेयर्स निकले समरी निकाल के हमने देखा कि मैक्सिमम मैं इतने शेयर्स ही बायबैक कर सकता हूँ। फिर इतने शेयर्स के हिसाब से, पर इतने शेयर में बायबैक कर सकता हूँ बट कंपनी को सिर्फ 25,000 ही करने हैं, तो दैट इज विद इन द लिमिट। तो मैं 25,000 के अकॉर्डिंगली अपनी एंट्रियाँ डालूंगा और बैलेंस शीट बना दूंगा। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसने कहा था कि मैं इन्वेस्टमेंट बेच के बायबैक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 का रिपीटेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो क्या बोलता है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो भी हम शेयर्स बायबैक कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में, जैसे कंपनी यहाँ पे बायबैक कर रही है 4 लाख फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, मतलब 40 लाख फेस वैल्यू के शेयर्स बायबैक हो रहे हैं। उसके बदले में क्या हो रहा है, फॉर दिस पर्पस इट हैज इशूड 1 लाख 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। तो इसका मतलब है कि अगर 40 लाख के शेयर बायबैक कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं 1,10,000 के पर शेयर प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रहा हूँ। फॉर दिस पर्पस 1,10 रुपी प्रेफरेंस शेयर हैज बीन इशूड। इसका मतलब है कि अगर 40 लाख के मैं इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रहा हूँ और 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर न्यू शेयर इशू कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि जो मेरा CRR बनेगा वो 30 लाख का ही बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट में ही ये पढ़ा है कि CRR कितने का बनना चाहिए। CRR बनना चाहिए फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इफ एनी। तो यहाँ पे कितने की फेस वैल्यू के शेयर्स बायबैक हो रहे थे, माइनस
फ्रेश इशू जो मैं कर रहा हूँ इस पर्पस के लिए, तो मेरा 30 लाख का यहाँ पे CRR बनेगा। तो यहाँ पे जो मैंने CRR बनाया है वो 30 लाख का ही बनाया है। बाकी क्वेश्चन आपका ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल रिपीटेड है, बस नेम चेंज है। यहाँ पे उमेश लिमिटेड है, यहाँ पे पर्पस लिमिटेड है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि थोड़ी उसने इंपॉर्टेंट सी एडजस्टमेंट दे रखी है। उसने हमको क्या बोला है कि जो मैं बायबैक कर रहा हूं ना वो ऑफर प्राइस है 20% ओवर द मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू कितनी है जी 30। अभी तक जितना भी बायबैक हुआ है वो फेस वैल्यू के ऊपर बायबैक हुआ है। अब यहाँ पे वो बायबैक कर रहा है 30 मार्केट प्राइस पे, मतलब मेरे को 30 प्लस 20% दैट इज 36 पे बायबैक करना है। और मेरा CRR कितने पे बनेगा? CRR मेरा बनेगा 20 के हिसाब से, और मेरा प्रीमियम ऑन इशू, प्रीमियम ऑन बायबैक मेरा आएगा 36 माइनस 20 दैट इज 16। इंपॉर्टेंट, यहाँ गलती हो जाएगी प्रीमियम में। हम लोग प्रीमियम निकाल देंगे 30 माइनस 20 पे, या फिर हम प्रीमियम निकाल देंगे 36 माइनस 30 पे, 6 रुपए के प्रीमियम पे निकाल देंगे, बट प्रीमियम तुम्हारा आएगा 16। बायबैक ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड इट वाज डिसाइडेड बायबैक 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल, द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज 30। यस, तो 20 रुपीज का फुली पेड अप चल रहा है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये मार्केट वैल्यू वाला, प्रीमियम और CRR वाला पॉइंट। फिर वो कहता है बायबैक करने के लिए तुमने क्या किया, तुमने डिबेंचर इशू किए, कोई बात नहीं, किए होंगे, इसका कोई लेना देना नहीं। तुमने इन्वेस्टमेंट सेल करी, बहुत अच्छी बात है, पर ये जो तुमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं ना, ये तुम्हारा जो तुम्हारा CRR बनेगा उसमें से ये वैल्यू तुम्हारी कम हो जाएगी। मैंने कितने फेस वैल्यू के शेयर इशू किए? 25%। तो अगर 50 लाख का मेरे पास है और इसका 25% मैं बायबैक कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये मेरा 50 लाख है, तो इसका अगर मैं 25% ही बायबैक कर रहा हूँ, और उसमें से भी मैंने प्रेफरेंस इश्यू कर दिए कितने के? 2500 इंटू 100, 2.5 लाख के। तो इसका मतलब है कि मेरा CRR सिर्फ और सिर्फ कितना बनेगा? मेरा CRR सिर्फ और सिर्फ कितना बनने वाला है? सिर्फ और सिर्फ मेरा 10 लाख का CRR बनेगा। कैसे CRR 10 लाख का बनेगा? देखो, 50 लाख की मेरे पास फेस वैल्यू है और इसमें से सिर्फ 25% ही मैं बायबैक कर रहा हूँ, तो मेरा कितना हो गया? 12,50,000। ठीक है, और इसमें से मैंने कुछ प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए हैं इसको फाइनेंस करने के लिए। ये रहे 2500 इंटू 100, तो मैंने 2500 अपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए जो कि 100 रुपए के थे। तो कितना मैंने फाइनेंस, तो कितने के मैंने न्यू शेयर इशू कर दिए? 2.5 लाख के। तो जो बाकी का 10 लाख बचा, तो मैं सिर्फ उतने का ही तो CRR बनाऊंगा। कैसे CRR बनाऊंगा वो मेरे को देखना पड़ेगा, बट मैं 10 लाख का CRR बनाऊंगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। फिर CRR से ही मैं लेटर, उसने क्या बोला कि मैंने 3 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर दे दिए फॉर एवरी 15 इक्विटी शेयर्स। तो ये रेशियो बनती है 3:15 या फिर 1:5। तो मैंने उसी CRR से फिर आगे जाके बोनस शेयर इशू कर दिए और फिर ये बोनस शेयर आगे जाके इक्विटी शेयर्स बन गए। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। और ये यहाँ पे एक जो 14th क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको सारी थ्योरेटिकली बायबैक का दिया गया है कि कौन सी प्रोविजंस हैं। ये वाला क्वेश्चन आप अपने लॉ करने के बाद करना, जब आप लॉ कर लोगे उसके बाद करना, क्योंकि ये सारी प्रोविजन आप लॉ में भी याद करोगे। ठीक है जी, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। बाकी अगर आपको कोई भी और डाउट है किसी भी और चैप्टर में या फिर इसी चैप्टर के किसी पॉइंट में, या आपको लगता है कि सर इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दो, तो मैं इसकी अलग से वीडियो डाल दूंगा। इस वीडियो में मैं ज़्यादा इलेबोरेट इसीलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है और यह पेपर से पहले भी कुछ लोग देखेंगे। बाकी अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे को पिन कर दो। मेरा इंस्टाग्राम, लिंक्डइन का सारा बीच में दिया है डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम का चैनल का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है। बाकी अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिले तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, इससे थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है हमको वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है जी, तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।